Hello everybody. Today we are going to start the second chapter of history, that is the rise of the English East India Company. स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर द राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 में हुई थी और इस कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ वन ने सोल राइट यानी कि अकेला राइट दिया था ईस्ट में जाकर व्यापार करने के लिए। इसका ये मतलब था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी इन एरियाज में व्यापार या ट्रेड नहीं करेंगी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज सबसे पहली मैसूलीपट्टनम, पटना, ढाका, मद्रास, बॉम्बे, सूतनती, कालीकाटा, गोविंदपुर जैसे जगह पर स्टार्ट किया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में इस्टेब्लिश होने से पहले ही यहाँ पर पोर्तुगीज़ लोगों ने गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था और यहाँ पर ये लोग अपना व्यापार कर रहे थे। साथ ही साथ डच लोगों ने भी इंडिया में अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी थी। जहाँ तक पोर्तुगीज़ लोगों की बात है तो पोर्तुगीज़ लोगों ने इंडिया में गोवा को अपना सेंटर बनाया था और डच लोगों ने अपनी फैक्ट्री मैसूलीपट्टनम, कालीकट और सूरत में इस्टेब्लिश की थी। पोर्तुगीज़, इंग्लिश और डच के अलावा एक और कंट्री की कंपनी यहाँ पर आई जो थी फ्रांस की। फ्रेंच लोगों ने अपनी कंपनी इंडिया में मद्रास, पौंडीचेरी और बंगाल में इस्टेब्लिश की थी। अब यहाँ पर इंडियन मार्केट में एक साथ 4 अलग अलग देशों की कंपनी ट्रेड कर रही थी, तो कंपटीशन होना भी ज़रूरी था। 18वीं सेंचुरी में पूरे इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी और ये दोनों एक मेजर पावर के तौर पर उभर रही थी। जहाँ तक पोर्तुगीज़ लोगों की बात थी तो इन लोगों का यहाँ पर से मार्केट धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, ट्रेड इन लोगों का लगभग ख़त्म हो चुका था और डच लोगों ने भी जो है इनके सामने अपनी हार मान ली थी और इन लोगों ने भी अपना व्यापार धीरे धीरे ख़त्म कर दिया था। तो अब बचती है सिर्फ 2 कंपनी, फ्रेंच और इंग्लिश। तो इन दोनों के बीच में अब इस बात को लेकर होड़ थी कि कौन सी कंपनी पूरे इंडिया पर अपना कब्जा करेगी। तो इनके बीच 1744 से 1763 के बीच में कई बार वॉर हुआ। फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच जो वॉर हुए, इन वॉर्स को हम लोग कर्नाटिक वॉर्स कहते हैं। सबसे पहला कर्नाटिक वॉर 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया। 1742 में यूरोप के अंदर में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर शुरू होता है और ये वॉर धीरे धीरे इंडिया में भी हो जाता है इन्हीं दोनों कंपनीज के बीच में। जब ये वॉर 1748 में यूरोप में ख़त्म होता है तो इंडिया में भी ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस वॉर के कुछ रिजल्ट्स आए, जैसे फ्रेंच कंपनी का जो गवर्नर था जिसका नाम ड्यूप्लेक्स था, उसने देखा कि साउथ इंडिया में फ्रेंच कंपनीज को इस्टेब्लिश करने का अच्छा मौका है, तो इन्होंने अपने कंपनीज को प्रमोट करना शुरू किया साउथ इंडिया में। सेकंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 1754 के बीच चला गया। इसी बीच 1748 के आसपास कर्नाटक और हैदराबाद के रूलर्स दोनों डेथ कर गए, जिसका फ़ायदा ड्यूप्लेक्स ने उठाया और इन दोनों एरियाज़ को अपने अंडर में ले लिया और वहाँ पर एक अपने जानने वाला रूलर को गद्दी पे बैठाया जो कि उसका एक पपेट की तरह काम करता था। पपेट रूलर्स मतलब ऐसा रूलर जो सिर्फ हुक्म मानने वाला हो, जो अपने मन से कोई काम नहीं करता हो। जब फ्रेंच के इस गेम को ब्रिटिश ने देखा तो ब्रिटिश लोगों ने भी ये प्लानिंग करना शुरू किया कि वो लोग भी इंडिया में पपेट रूलर्स को इस्टेब्लिश करेंगे। फाइनली सेकंड कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच कंपनी की हार होती है और ड्यूप्लेक्स को फ्रांस दोबारा वापस भेज दिया जाता है। ये फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था, बहुत बड़ा झटका था और इस वॉर के रिजल्ट के तौर पर ब्रिटिश का कर्नाटक पे कंट्रोल हो गया। नाउ द थर्ड कर्नाटिक वॉर, तीसरा कर्नाटिक वॉर 1757 से 1763 के बीच लड़ा गया। इस वॉर में फ्रेंच लोग डिफीट हो जाते हैं, डिफीटेड मतलब हार जाते हैं और थर्ड कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच हार जाते हैं और फाइनली उनका इंडिया पर से जो एक कब्जा था उसको ख़त्म कर दिया जाता है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। इस जीत के साथ इंग्लिश का इंडिया पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ तक ब्रिटिश के सक्सेस की बात है तो ब्रिटिश के सक्सेस की एक सबसे बड़े वजह इन लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी
ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी भी थी, साथ में सी रूट पर इनकी अच्छी पकड़ थी, इनकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी। जैसे रॉबर्ट क्लाइव, ये एक अच्छे लीडर के तौर पर कर्नाटिक वॉर्स के दौरान उभरे। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका इंडिया पे अकेला राज हो गया। सारे कंपनीज यहाँ से हट गई और अब उसको इंडियन रूलर्स को हटा करके इंडिया पर अपना पूरी तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करना था।